वेलकम बैक नाजरीन। पहले सेगमेंट में आपने देखा अभी जुबैरी साहब की और हसन रज़ा पाशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी सारी। उसमें एक लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन डायरेक्शंस के जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को जारी की गई हैं। अब इस सेगमेंट के अंदर थोड़े से पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करते हैं। एंड बाय चांस हमारे जो दोनों मेहमान इस सेगमेंट में हैं वो माहिर कानून भी हैं और साथ पॉलिटिशियन भी हैं। आमना शेख साहिबा हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, और नईम पंजोता साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आमना साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर कि आपने जो डायरेक्शंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को, आई एम श्योर कि आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, आपने पढ़ी होंगी। व्हाट नेक्स्ट? क्या अब हम समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत लाना चाह रही थी दैट इज ऑन हॉल्ट नाउ? थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये आज काफी देर से मैं देख रही हूँ कि ग्रुप्स के अंदर और सब जगहों पे ऐसी क्या साराइयां चल रही हैं कि जो आज इंस्ट्रक्शंस और जो ऑर्डर आया है उसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि जो इनिशियल ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर आया था वो ही बड़ा गलत था और वो एक बड़ी इमोशनल जजमेंट थी। जो लॉ है इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। लॉ के इमोशंस नहीं होते। लॉ ये नहीं कहता कि जी ये इस पार्टी के पास मकबूलियत, ये एक मकबूल जमात है, इनके पास लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, तो इसलिए हम इनको जो है फेवर कर दें या इनकी लिए अच्छा एक सॉफ्ट डिसीजन दे दें। लॉ में ये नहीं होता। सो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो मैं पर्सनली उससे एक तो बड़ा डिसएग्री करती हूँ। फिर अभी आज की इंस्ट्रक्शंस के अंदर उन्होंने लिखा कि जी जितने भी लोग जो है इंडिपेंडेंस है उनको पीटीआई का तस्वर किया जाए और वो पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा भी होंगे और वो उसी के हिसाब से फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस एंड पर्पसेस। अब ये बात इसमें अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर भी सर्टिफिकेट की बात है ना, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट दिए उनको कंसीडर किया जाए, नॉट एवरीबॉडी। उन्होंने यस, बट उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सर्टिफिकेट दिया है इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर। जो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उन्होंने उनको एक्स्ट्रा डेज दिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे ये कहता है कि 3 दिन के बजाय उनको 15 दिन दे दिए जाए कहीं, और ये प्रोविजन इसकी इजाजत भी नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन कहीं। तो अगर आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर को बार बार इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि जी वो चेयरपर्सन पीटीआई है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि वो चेयरपर्सन पीटीआई एंड ही हैज द अथॉरिटी। बट मुझे ये बताएं कि जब चेयरपर्सन आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है, ये तस्लीम करता है कि जी हमारी पॉलिटिकल मूव है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उनको पीटीआई डिक्लेयर कर सकती है? ओके, नहीं पंजोता साहब, ये थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं आमना साहिबा की जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, जब से अजीज भंडारी साहब पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा बने, इलेक्शन कमीशन की जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है थ्रू आउट पीटीआई के साथ, उसमें तो बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन पीटीआई नहीं एड्रेस किया गया। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो हमारी कुलीग जो है आमना शेख साहबा फरमा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इख्तियार नहीं था कि उन्होंने फैसला कैसे दे दिया, तो ये बात बड़ी गलत है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ इन पीछे वाले सालों के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा। और जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है या नहीं है, तो वो आइन का आर्टिकल अगर 187 पढ़ लिया जाए, उसके अंदर कंप्लीट जस्टिस देने का अख्तियार है। अब सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद जानबूझ के डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो है किसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी 100 मोटो नहीं लिया। यहाँ पर बिल्ली मार जाए तो उसके ऊपर भी 100 मोटो ले लिया जाता है। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और इंसाफ दिया है, जमहूरियत को इंसाफ दिया है, तो उसमें क्या खबास है कि वहां पर जाकर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के दोबारा वहां पर चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है दोबारा, जो उन्होंने उस फैसले की जो है दोबारा उसके ऊपर तफसील जारी की है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन इसके अंदर हर्डल जो है वो पेश कर रहा है। तो ये जो क्लियर है मिसकंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करके। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का काम था, जहां वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है, तो उसके बाद कोई ऐसी चीज रह ही नहीं गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो रिव्यू के ऊपर तो कोई स्टे आया ही नहीं था। तो रिव्यू के ऊपर अगर स्टे होता तो फिर हम कहते हैं कि वाकई आप मानो उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना करें। यहाँ पर प्रॉब्लम 15 दिन का आ रहा है। आमना साहिबा जो पॉइंट रेज कर रही है वो कहती है कि 15 दिन दे दिए, 3 दिन की जगह नहीं सकते ना, इट इज नॉट। और 3 दिन की साकिब, 3 दिन आफ्टर द गैजेट नोटिफिकेशन, 3 दिन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है। 187 जो है वो बड़ा क्लियर है। और उसके अंदर अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बैठकर अगर लोगों को इंसाफ फराम नहीं कर सकेगी कि ये कौन से उम्मीदवार थे और इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाए और आगे से आरओ
उस इमारत के ऊपर जो लंदन क्या 187 आपको ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास? देखिए मुझे बात करने देना, आमना शेख एक मिनट रुक जाए ना, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। देखिए मेरे समेत जितने उम्मीदवार थे वो गए आरोज के पास और जाकर उन्होंने कहा कि हमारे सर्टिफिकेट तस्लीम करें। वहां पर आरोज ने क्या कहा, जनाब नहीं आप तो आजाद हो गए, आपका ये निशानात में से देखें। किसी से तो ये भी नहीं पूछा गया कि कौन सा निशान है, उसको 4 बजे ही अलॉट कर दिया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इंसाफ देना लोगों को तो किसने देना है? तो उन्होंने वो घड़ी जो है वो दोबारा उस जगह पर लेकर गया और कंप्लीट जस्टिस दिया। जहां तक 13 जनवरी पे वापस गई घड़ी को ये फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट करना था, लेकिन किसी PMLN के रहनुमा की तरफ से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से, MQM के रहनुमा की तरफ से, जितने फार्म 47 वाले हैं जिन्होंने बेनिफिट लिया है और जो चाहते हैं कि मुल्क में वही गैर कानूनी अमल जो है जारी रहे, खिलाफ वर्जियां भी जारी रहे, लोगों को अगवाकारियां, छापे, गिरफ्तारियां भी को डाले पहुंचते रहे, किसी उन अशखास में जो इस चीज के हामी है, किसी एक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि वो बहाने में वो कहते हैं जी रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। मैं थोड़ी देर पहले मंदोखेल साहब को सुन रहा था, पंजोता साहब फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा वापस, जहां 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, फिर तो वहां पर भी कहानी वापस जाएगी ना। वो इस तरह तो बहुत सारे अहकामात आते रहे जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई। सवाल अब ये है कि इस पे आके जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आई हैं इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्वेश्चन इज दैट। बिल्कुल होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर उसके नताइज होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूं कि उस वक्त भी जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भी अगर कार्रवाई इनके खिलाफ कर ली जाती ये ना होता। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर अगर कोई जज इस तरह बढ़ता है तो उसके भाई को, उसके बहन को उठा लिया जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, वहां पर कैमरे लगाए जाते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर वो जजेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है कि कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई। और मैं हैरान हूं कि असेंबली के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो जमहूरियत के दावे करते थे, आज वही जमहूरियत को डीरेल करने के ऊपर जो है डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हमारी मर्जी। बजोता साहब मुझे यहाँ पर आमना साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेने दे। आमना साहिबा, व्हाट वी सॉ इन द पास्ट वो एक डिस्कशन है, चल रही है, अभी भी चलती है, बट आज इस डायरेक्शन के बाद चीजें थोड़ी मुख्तलिफ है। इस डायरेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं, यहां पर भी हुकूमत कोई हर्डल क्रिएट करने के मूड में है या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी? आपके इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा एज लॉ एक्सपर्ट, नॉट PMLN, एज लॉ एक्सपर्ट। आई अंडरस्टैंड। देखिए साकिब, एज लॉ एक्सपर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि देयर आर 4 डिफरेंट पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जुडिशरी है, उसमें लेजिस्लेचर है। जुडिशरी का जो कोई डिसीजन होता है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, यस, बट द पार्लियामेंट हैज द पावर्स कि अगर जुडिशरी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन देती है, क्योंकि वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जैसे दूसरे मुल्कों में अगर कई मोनार्कीज होती है वहां पे किंग सुप्रीम होता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है तो देन व्हाट एल्स? सो कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट ना करना, वो कोई भी करे, भले वो लेकिन रामना कॉन्स्टिट्यूशन ही की तो तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है ना, इसी की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करे। तशरीह एंड रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। तशरीह के हमारे पास डिफरेंट टूल्स अब ये डिटरमिन कौन करेगा? पंजोता साहब कहेंगे वो तशरीह थी, आप कह देंगी रीराइटिंग थी। वो नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर जो बड़े सिंपल सी बात है, देयर आर सिंपल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हेन इट कम्स टू लॉ, व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, देयर इज अ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज अ लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या पूरी दुनिया के अंदर मौजूद किसी भी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप 3 दिन फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन को उठा के 15 डेज आफ्टर पासिंग ऑफ 8 months ऑफ इलेक्शन कर सकते हैं? दुनिया में मौजूद, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती, दुनिया में मौजूद किसी कानून के तहत ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। तो देखिए, जब ब्लैक लेटर लॉ लिखा हुआ है, ब्लैक लेटर लॉ को तब्दील करना और उसको इंटरप्रेट करना 2 अलग चीजें। हाँ, अगर ये लिखा होता विद इन अ फ्यू डेज होता तो उसकी इंटरप्रिटेशन शायद सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती थी कि जी क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए हमने 15 दिन। मैं पॉइंट ब्लैंक पे आता हूं कि क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है या नहीं? देखिए जी, असूलन तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिटिशियन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी, लेकिन करना तो ये इलेक्शन कमीशन ने है ना, डायरेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी ना।
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मेजॉरिटी ऑफ जजेस को मैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं तो नहीं कह सकता एज अ पॉलिटिशियन यू कैन से दैट, आई कांट बी पार्ट ऑफ दैट। It's not about, I am not calling the judges unconstitutional, as I said earlier. To me, this is a emotional decision. Unconstitutional ज़्यादा, it's an emotional decision. Why emotional? Like you said quite a few times. Why emotional? क्यों emotional decision लगता है आपको ये? क्योंकि उन्होंने अपनी कमेंट्री में बहुत दफा बोला कि जी एक बड़ी मकबूल जमात है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कितनी मकबूल जमात को आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? तो क्या मकबूल नहीं है वो जमात? क्या वो मकबूल जमात नहीं है? क्या उस जमात का एक बंदा आपकी पार्टी के हेड जो है मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं हराया उसने एबटाबाद से? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के ऊपर किसी जमात की मकबूलियत डिस्टर्बन नहीं होती। नंबर वन, वोटों से मकबूलियत हम जानते हैं। जमात है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मकबूल जमात है, क्या किसी जमात की मकबूलियत उसको लॉ से इस्तिस्ना देती है? क्या वो हर तरह के लॉ से इम्यून है? जब लॉ ब्लैक एंड व्हाइट कहता है देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, दे हैव टू file their papers within a stipulated time, they have to file their certificates within a stipulated time, they have to join a political party within a stipulated time. तो सिर्फ इसलिए कि वो मकबूल जमात है इसलिए हम उनके साथ सॉफ्ट रवैया रखते हैं, उनको प्यार मोहब्बत करते हैं। ओके, दैट कुड बी योर अंडरस्टैंडिंग। पंजोता साहब, सिर्फ आप लोगों के साथ हमदर्दी इसलिए है कि पता नहीं उसकी रीजंस क्या है, मुझे बैकएंड पे क्या है मुझे तो नहीं पता उसका, लेकिन क्या वाकई की हमदर्दियां अभी भी हासिल हैं आप लोगों को? कैसे देखिए, ये कौन सी ऐसी हमदर्दियां हैं जो हम ले रहे हैं? हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, उसको एक दफा 3 साल सजा दी गई, फिर 14 साल सजा दी गई, और फिर आपने देखा कि अब नया उसी हवाले से चौथा केस तोशाखाना का बना दिया है। उनकी एहलिया अंदर है, पूरी पार्टी के ऊपर जिस तरह क्रैकडाउन किया गया, लोगों के घरों में जिस तरह छापे मारे गए, और स्टिल अब भी जलसा करते हैं, इसी तरह से हो रहा है। मेरे समेत सारे लोगों के ऊपर FIRs हैं। कहां पर अदालतों ने हमारे बैठ कर कह दिया कि सबको क्लीन चिट दे देते हैं और सारों सबके केसेस खत्म हो गए, और कहां पर ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, बल्ले का निशान छीना गया, बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन के अंदर गया। हालांकि काजी फैसल साहब कह सकते थे कि आप PTI के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने बाद में भी कोई नोटिस नहीं लिया। आप देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को एल किया गया, और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो स्टिल बरकरार है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में हमने रजू किया हुआ, आपने देखा कि 9 मई के हवाले से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टिल पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई समाअत नहीं की गई। हर रोज हम कह रहे होते हैं कि क्यों नहीं समाअत की जा रही। 8 फरवरी के हवाले से जो डाका डाला गया, वो भी पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कहां पर हम मकबूल नजर है? कहां पर ये देखा जा रहा है कि आप बड़ी पार्टी हैं तो लिहाजा ये दरखास्तें सुनी जाएं? यहां पर तो ये है कि जो फैसला समझे कि इनके खिलाफ आ गया है तो ये समझते हैं कि नहीं जी, अब इसके अंदर मकबूलियत को देखते हुए किया गया है। अब इसी फैसले के अंदर अगर चले जाएं तो आपने देखा कि 5 जजेस ने तो इख्तिलाफ किया, तो इख्तिलाफ करने वाले भी वहां पर खड़े हैं, और जो मेजोरिटी के अंदर हैं मेजोरिटी वाले भी खड़े हैं। और 8 जजेस से क्या ये मोतबर है? क्या 8 जजेस से नवाज शरीफ मोतबर है? क्या शहबाज शरीफ मोतबर है? क्या जजेस है ना, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो जजेस हैं। इनकी करप्शन जिन्होंने लूट मार की है, जो जजेस उन जजेस की जो इस्तीफे दे रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है जी बड़ा जबरदस्त है, ये तो करप्ट था, जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी रहे, जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि KP बिल्कुल बेशक वहां पर दहशतगर्दी जो है वो जाकर एजेंसी जो लोगों के ऊपर जुल्म करें, कोई इशू नहीं है, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कुछ मैं इनपुट आपका इस पे चाहूंगा कि अभी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल असेंबली की, इसमें थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा मैं आपका। हम सॉरी हम कटिंग, मुझे इनपुट थोड़ा सा यहां पे आपका चाहिए। 8 के करीब लोग अभी तक इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, और इन इंडिपेंडेंट्स में मुबारक ज़ेब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जो बज़ाहिर ये था इंप्रेशन कि आपकी पार्टी के लोग हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, अली असगर खान साहब हैं, उमर यूब साहब हैं, मोहम्मद असलम घुम्मन साहब हैं, उस्मान अली साहब हैं साहिवाल से, ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब हैं, औरंगजेब खान खिच्ची साहब हैं। 3 लोग ही मुझे समझ आती है, गौहर अली खान साहब, अली असगर खान साहब और उमर यूब खान साहब। बाकी 5 लोगों ने क्या सर्टिफिकेट नहीं दिए थे? देखिए, बिल्कुल उसके हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ हमारे सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं दिए थे, लेकिन बात ये सवाल ये है कि क्या जबरी तौर पर उठाकर और उनको उनकी वफादारियां चेंज करवाना क्या ये ठीक है? जहां तक बात की जा रही है कि हमारे नंबर पूरे हो गए, कल से शोर मचाया जा रहा था कि हमारी तादाद पूरी हो गई है, कोई इस बात के ऊपर जो है वो बात नहीं करता। नहीं, लेकिन वो आज देखिए उसमें क्लैरिटी आ गई थी ना, बैरिस्टर अकील की स्टेटमेंट के बाद पंजोता साहब क्लैरिटी थी। जब वकील साहब ने कह दिया था कि 41 इंडिपेंडेंट है, तो वो क्लैरिटी आ गई थी ना सिचुएशन में कि क्यों तादाद पूरी हो रही है। तो आज के बाद यही तो सवाल है कि अब तादाद पूरी है कि नहीं है? देखिए, तादाद की बात मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि अभी भी अगर इनसे किसी बंदे से पूछा जाए ना और डिठाई से ये कहेंगे कि बिल्कुल जी हमारी तादाद जो है पूरी है, भाई किस रूह से कह रहे हैं? 17 सीटों वाले जिसका ना डाका डाला गया फॉर्म 47 के तहत, और फिर हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, अलायंस बनाकर आपने तादाद बनाई, और उसमें भी अब आप चाहते हैं
कि रिकाउंटिंग के बाद जो है अब अमल ऐसा किया जाए कि लोगों को उठाकर और काजी साहब की टेंशन या कोई और जज अपनी मर्जी का लाया जाए जो इनकी मंशा के मुताबिक चले, तो वो बिल्कुल ठीक है। वो आईनी पैकेज है, आईनी तरमीम है, तो आईनी तरमीम और तमाम पैकेज सारे दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि कोई पार्लियामेंट बैठी और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए तरमीम करें। कभी नैब लॉज के अंदर तरमीम की जा रही है, कभी केसेस खत्म करने के लिए वहां पर नैब जाकर, लेकिन फायदा तो आपको भी हुआ ना, फायदा तो आपको भी हुआ। नैब तरमीम वाले केस का फायदा तो इवेंचुअली तो आपको फायदा हुआ ना उसका। एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब भी आप देख लें कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, यही आईनी तरमीम लेकर और इसको आगे बढ़ाने की ये जो एक प्लान बनाया गया, तो बिल्कुल हम सड़कों पर निकलेंगे, हम आएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, जिसकी तबलीग भी होती है कि इसका मतलब ये है कि पंजोता साहब आपको भी डाउट है कि हो सकता है नंबर अभी भी पूरा हो जाए। आमना शेख साहिबा, क्या वाकई में नंबर अभी भी पूरा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? हो सकता क्या है, हमारा नंबर पूरा है जी। इनके इतने सारे लोग हमारे साथ रास्ते में, नॉट जस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट बाय द वे, आल्सो इन द पंजाब असेंबली। मोर देन 2 डजन MPs आर ऑलरेडी, क्योंकि इनके असल में देखिए, पहले तो इनके ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जेल में होना ना होना इज वन थिंग, लेकिन जिस तरह से इनकी लीडरशिप भागती है, उस दिन जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब भी गायब हो गए, लीडरशिप तो आगे नहीं आती, तो MPs को मैंने इसको सबको नजर आ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि लाहौर में जलसा करने की भी इजाजत दे दीजिए, जो गायब हो जाते हैं ना, इनको इजाजत दे, एक दफा इनको खुला छोड़ें कि आओ जी जलसा करो, जहाँ करना है हम देते हैं NOC आप लोगों को। नहीं, इनको जलसा करने की इजाजत दी। अगर मेरी जाती राय आप माने तो मेरा हाल है, इनको पहले जलसे की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह की इनकी हिस्ट्री है, ये डिजर्व नहीं करते कि इनको जलसा करने की। थैंक यू वेरी मच आमना साहब, आपका शुक्रिया। नईम अदर पंजोता साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, ये था इस शो का कि थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि आज की डायरेक्शंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं, आज की डायरेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस हद तक एक सक्सेस स्टोरी है, या किस हद तक वो जो सारी कोशिशें पीछे चली गई थी वो एट हॉल्ट है। बहरहाल ये तो हुकूमती जो जराए हैं वो बेहतर कंफर्म कर सकते हैं कि नंबर आज भी पूरा है या नहीं है, और अगर नंबर उन 41 MNAs में से पूरा किया जाएगा तो जो पूरा करवाएंगे नंबर, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से बड़ी बज़ाहिर सी चीजें हैं, वो सामने नजर आ रहा है कि व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।